जो उसने हंसना शुरू किया है कि वो जो चेहरा था ना, मैं कभी लाइफ में मैं भूल नहीं पाऊंगा। कोई नाक नहीं, कोई आंख नहीं, कोई मुंह नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक स्किन। मैं बहुत डर जाता हूँ, मेरा दिल कांप जाता है, ऐसा लगता है मेरे को कोई देख रहा है, ऐसा लगता है कोई मेरे पास है, कोई मेरे साथ सो रहा है, कोई साया है, कोई स्पिरिट है। वो चीज है इन दी एंड, जो एयरक्राफ्ट के जो इन दी एंड होता है, जो वहां से मुझे एक साया दिखता है जाता हुआ, ब्लैक शैडो कोई है। मुझे मुझे कितनी बार लगा है कि मैं बैठ रहा हूँ वहां पे, और साइड में मेरे कोई किसी ने खोला है डोर, खोला है, कोई प्रॉपरली आके बैठा है, मुझे दिख रहा है, मुझे शैडो दिख रही है उसकी। वो बैठा है, वो कर रहा है अपना काम, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। आपने बहुत सारे एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा, प्लेन्स के बारे में सुना होगा जो कि हॉन्टेड हुआ करते हैं, पैरानॉर्मल चीज़ों की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे एयरपोर्ट की बात करने वाला हूँ, नॉर्थ गोवा का एक ऐसा एयरपोर्ट जिसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। खुल के मैं इस एयरपोर्ट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता सिक्योरिटी पर्पज से कि मैं उस एयरपोर्ट का नाम लूँ और लोग अपनी अलग अलग विचारधाराएं कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें। ये जो एयरपोर्ट है, इसके बारे में आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई है जहाँ पर लोगों ने रात को काम करने से इस एयरपोर्ट पे साक्षात मना कर दिया है। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने इस एयरपोर्ट के बारे में बताया कि अक्षय भाई, मैंने यहाँ पर 6 महीने काम करा और मैं आपके सामने अपना पूरा दर्दनाक हादसा रखने वाला हूँ कि मेरे साथ और मेरी टीम के साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। हम सब एयरलाइंस के साथ काम किया करते थे, हमारा पूरा एक अलग कैबिन था। ये एयरपोर्ट नया खुला था 2022 में, इसकी नींव रखी गई थी और 2022 के बाद यहाँ पर जो जो चीज़ें हुई है मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। खैर, आगे बढ़ने से पहले हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने आज का पूरा रियल एक्सपीरियंस हमारे सामने रखा, जिनका नाम है कबीर। कबीर जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। 22 साल पहले इनके पापा इन्हें गोवा लेके चले गए थे। साउथ गोवा में ये रहते थे और वहाँ पे इनके पापा ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था दिल्ली से गोवा में, क्योंकि ये अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे। साउथ गोवा में जब ये लोग शिफ्ट होते हैं तो कबीर के पापा ने अपना काम फैलाया, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था और अपने एक ऑफिस खोल लिया था। लेकिन इस ऑफिस के आते जाते रास्ते में एक बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड रेलवे ट्रैक पड़ता है जिसका नाम है मोंगल रेलवे ट्रैक। उस ट्रैक के बारे में भी बहुत सारी हॉन्टेड ऐसी चीज़ें बताई गई है जो कि कबीर की ज़िंदगी से अब तक जुड़ी हुई है। हम समझेंगे कबीर के बारे में कि कबीर के साथ ये एक्सपीरियंस कब स्टार्ट हुए, कैसे स्टार्ट हुए और अब तक कैसे वो इस चीज़ से जुड़ते आए हैं। क्योंकि उनका ये जो एक्सपीरियंस था, ये उनके साथ पहला एक्सपीरियंस तब हुआ जब वो सिर्फ 14 साल के थे। बात है उन दिनों की जब कबीर 14 साल के थे और मुश्किल से ये 8-9 क्लास में रहे होंगे। कबीर के जो पापा थे उनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था और काफ़ी दूर था। तो एक दिन हुआ ऐसा कि जब उनके पापा घर पे वापस आते हैं तो वो अपने मोबाइल का चार्जर भूल गए थे। उस टाइम पर उनके पापा ने कबीर से कहा कि बेटा एक काम करो, ऑफिस में जाओ और शटर ऊपर करके मेरे पर्स में चार्जर रखा होगा, शायद मैं चार्जर वहाँ पे भूल के आ गया हूँ, तो चार्जर तुम लेके आ जाओ। कबीर अपने घर में बाइक चला लेते थे, उनको उस टाइम पर बाइक चलानी आती थी। तो कबीर अपने घर से बाइक निकालते हैं और सीधा अपने पापा के ऑफिस की तरफ जाते हैं। रास्ते में मोंगल हॉन्टेड रेलवे ट्रैक पड़ता है। उस टाइम पर इन्होंने उस रेलवे ट्रैक के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। तो इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं उस लोकेशन से निकल रहा था, वो जो मोंगल रेलवे ट्रैक आया, हॉन्टेड रेलवे ट्रैक, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस ट्रैक के आसपास कोई ना कोई अजीब सी एक्टिविटी हो रही है या मुझे कोई घूर रहा है। खैर, मैं बाइक पे था और मैं बाइक चलाना जानता था, तो मैं बाइक पे वहाँ से निकल गया। अपने पापा के ऑफिस में पहुंचा, वहाँ पर मैंने शटर उठाया, पर्स में से चार्जर उठाया और वापस रवाना होने के लिए मैं अपनी घर की तरफ निकल गया। कबीर ने बताया कि अक्षय भाई, ना ही स्ट्रीट लाइट्स ढंग से जलती थी, ना ही वहाँ पर लाइट्स कोई ऐसी थी जो अप्रोप्रिएट तरीके से मेरा सहारा बन पाए। कबीर जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने देखा उस हॉन्टेड रेलवे ट्रैक के पास एक औरत खड़ी थी। वो औरत अचानक से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और जैसे वो लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही थी, तो कबीर ने वहाँ पर अपनी बाइक रोक ली। और कबीर उस टाइम पर बस अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि यार, एक अनजान औरत जिसने साड़ी पहनी है वो यहाँ क्या कर रही है। इन्होंने रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय भाई, उसका अगर मैं आपको अटायर बताऊं तो राजस्थानी अटायर था, एक ब्लैक साड़ी थी
और उस औरत ने घूंघट ओढ़ रखा था। मेरे दिमाग में 100 तरीके के क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन उस टाइम पर मैंने उस औरत से सिर्फ इतना पूछा कि क्या हुआ मैम, आपको कोई हेल्प चाहिए। वो जो औरत थी उसने अपना घूंघट हल्का सा बस ऊपर करा, लेकिन अभी भी अंधेरा इतना था जहाँ पर कबीर उस औरत को ढंग से देख तक नहीं पा रहे थे। कबीर ने फिर दोबारा पूछा कि मैम आप बताएंगे क्या हुआ है, आपको कोई हेल्प चाहिए, आप कहीं जाना चाहते हो, मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। तो वो जो औरत थी उसने बड़ी ही प्यारी आवाज़ में कहा कि मेरे पति मुझे यहाँ पर लेके आए थे और वो मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। कबीर ने इस चीज़ को सुना और फिर कबीर थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर कबीर ने पूछा कि मैं आपको कहीं छोड़ दूँ रेलवे स्टेशन तक, या फिर कहीं तक अगर आप बोलती हैं तो मैं आपको वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। वो जो औरत थी उसने इस चीज़ को सुना और वो चुप रही। कबीर ने फिर दोबारा पूछा कि आप मुझे बताएंगी आप कहीं जाना चाहती हैं। उसके बाद कबीर ने जो चीज़ें बताई वो सुनने के बाद मैं खुद बहुत ज़्यादा सहम गया था। कबीर ने बताया कि अक्षय भाई, उस औरत ने क्या करा, सीधा अपना घूंघट जो था वो पूरा हटा लिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो जो हंसी थी ना, मैं 14 साल का था उस टाइम पे, अभी 2025 में मैं 23-24 साल का हूँ। मैं इस चीज़ को भुला नहीं सकता कि हुआ क्या था एक्चुअली में, कि वो जो हंसी है वो मेरे जहन में आज तक डर बन के बैठी हुई है। उस औरत ने जब अपना घूंघट हटाया, उसका फेस नहीं था, ब्लैक कलर की स्किन, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने पेंट कर दिया है, और आंख नाक मुंह कुछ भी नहीं था। इस टाइम पर कबीर बहुत ज़्यादा घबराए थे। इन्होंने क्या करा, बजरंगबली का नाम लिया और बाइक स्टार्ट की और सीधा अपने घर पे आ गए। अपने कमरे में घुसे, इन्होंने कमरे को लॉक करा, किसी को कुछ भी नहीं बताया और सीधा सो गए। सुबह जब ये उठते हैं तो इनका जो टेम्परेचर था वो 104 पहुंच चुका था। इन्होंने अपने मम्मी पापा को भी अभी तक कुछ नहीं बताया था और इनकी तबीयत 1 महीने तक ख़राब रही, जहां पर ये मुश्किल से 9th क्लास में होंगे। 10th 11th क्लास तक पहुंचते पहुंचते इन्हें रिकवरी लगी, 2 साल लग गए इन्हें रिकवर होते हुए। बाद में इनकी मम्मी को इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को एक औरत दिखी थी मोंगल रेलवे हॉन्टेड ट्रैक्स पर, और वो जो औरत थी वो मुझे इस तरीके से दिखी, उसने हंस के दिखाया, जहाँ पर मेरे जहन में वो चीज़ बस गई। अब इनकी मम्मी जो है उन्होंने इस चीज़ को समझा और अलग अलग प्रीस्ट के पास लेके गई, क्योंकि गोवा में आप जानते हो कि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर ये तांत्रिक बाबा थोड़े से कम है। तो प्रीस्ट के पास जब ये जाते थे तो वहाँ पर जितने भी प्रीस्ट होते थे वो यही देख के बोलते थे कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी ताकत है जो कबीर के साथ बंध गई है। कुछ लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से इलाज बताए जो इन्होंने करे भी, लेकिन कबीर ने इस चीज़ को क्लेम किया कि अक्षय भाई, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि उन इलाज से कुछ भी नहीं हुआ और आज तक मुझे फील होता है कि उस औरत की आत्मा मेरे साथ चलती है। इन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर्स हो चुका हूँ। अब इन्होंने बताया अक्षय भाई, जब मैं 11th-12th में हो गया था ना, मेरे पापा तक भी ये बात चली गई थी कि मैंने उस रात उस रोड पे कुछ ना कुछ देखा था। खैर 2 साल बाद इनके पापा ने कबीर के साथ ये जो इंसिडेंट हुआ था इस वजह से अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया और फिर कबीर ने बताया कि मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं गया। इन्होंने बताया अक्षय भाई, ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था ना, इसके बाद एक चीज़ हो गई थी कि मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ, मतलब आज तक मैं अपने घर में अकेला नहीं सो पाता। मेरी मम्मी पापा, कोई ना कोई मेरे कमरे में, या मेरे को श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरे घर में कोई ना कोई है, तभी मैं सो पाता हूँ। क्योंकि जब भी मैं सोता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है और वो मुझे घूर रहा है, कभी भी मुझ पर अटैक हो जाएगा, इनको ये लगता है हमेशा। मतलब ये इतने ज़्यादा वीक हो गए इस चीज़ को लेके, इनके साथ जो हुआ, और इन्होंने इस चीज़ को 100% क्लेम किया है कि अक्षय भाई, मेरे साथ वो आत्मा अभी भी है। वो चीज़ इन्होंने कैसे क्लियरिफाई की, अब हम आते हैं उस गोवा वाले इंसिडेंट, नॉर्थ गोवा वाले इंसिडेंट पे, जहाँ पर इन्होंने बताया कि जब इन्होंने एयरपोर्ट ज्वाइन करा तो इनके साथ क्या क्या हुआ। खैर, जब मैं इस एयरपोर्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे को अलग अलग चीज़ें सुनने को मिली कि टैक्सी माफिया ने वहाँ पर जो है ये अफवाह फैला रखी है। फिर मैंने ये भी देखा आर्टिकल्स में कि कुछ पॉलिटिकल रिव्यूज़ हैं जहाँ पर पॉलिटिकल मुद्दे बने हुए हैं इस एयरपोर्ट की छवि बिगाड़ने के लिए, ताकि लोग साउथ गोवा तक ही रहे, नॉर्थ गोवा जाए ही ना। लेकिन फिर कबीर ने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि अक्षय भाई, वहाँ पर क्या हुआ था, पहले मैं वो बताता हूँ। उस एयरपोर्ट का इतिहास है क्या। जब इन्होंने उस एयरपोर्ट के इतिहास को जाना, 2022 में जब उस एयरपोर्ट की नींव रखी गई थी तो वहाँ पर उस एयरपोर्ट के आसपास 50 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ जंगल है और छोटे छोटे गांव हैं आसपास। उन गांव वालों का ये मानना है कि ये जो एयरपोर्ट है एक शमशान के ऊपर बना हुआ है। अगेन, मैं इस एयरपोर्ट का नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो आप लोग कमेंट में गैस कर लेना और अगर नाम आएगा तो खुद ही कमेंट में देख भी लेना। इस एयरपोर्ट को शमशान के ऊपर बनाया गया था और ये जो एयरपोर्ट है, जब ये बन रहा था तो यहाँ पर बहुत सारी मौतें हुई हैं, बहुत सारे लेबर्स ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड इंसिडेंट्स नहीं थे। जब इस एयरपोर्ट के बारे में लोगों ने अफवाह उड़ती सुनी तो गांव वाले इकट्ठे हुए
और उन्होंने जब इस चीज़ को देखा कि हमारा गांव डेवलप होने की कोशिश कर रहा है, मतलब एयरपोर्ट वहाँ पर बन रहा है, लेकिन जिस तरीके से हादसे होने लग रहे हैं, तो गांव वाले एक तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक से जब बातचीत की तो उस तांत्रिक ने बताया कि जब तक यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर किसी लड़का लड़की की बलि नहीं दी जाएगी, मतलब एक कपल को यहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ेगी, उनकी बलि देनी पड़ेगी, उसके बाद ये एयरपोर्ट चालू हो पाएगा। ऐसा ही हुआ, कहते हैं गुप्त तरीके से एक कपल को वहाँ पर लाया गया और उस कपल की वहाँ पर बलि दी गई। अब कबीर ने जो चीज़ें मेरे को बताई वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। कबीर ने बताया कि अक्षय भाई, जब आप उस एयरपोर्ट से निकलते हैं ना, तो आप डायरेक्टली गेट से मत निकलिएगा, एक दूसरा गेट है जो कि आपको दूसरी तरफ से बाहर निकालता है और वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है। कहते हैं वो पीपल का पेड़ जो वहाँ पर है, वो पीपल का पेड़ उस बलि के बाद उस ज़मीन पर अचानक से उगने लगा और वही पीपल का पेड़ है जो इस पूरे एयरपोर्ट की और गाँव की रक्षा करता है। अब हम आते हैं उस मोंगल वाले जो हॉन्टेड ट्रैक है उसके बारे में। जब कबीर बड़े हुए और उन्होंने पता करना शुरू किया कि यार उस हॉन्टेड ट्रैक का इतिहास क्या है, तो उन्हें पता चलता है कि एक अफवाह वहाँ पर उड़ी हुई है कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक वहाँ पर एक औरत घूमती है। वो औरत जो है वो राजस्थान से आई थी अपने पति के साथ, लेकिन उसके जो पति थे उसे छोड़कर वहाँ से चले गए थे। तो वो जो औरत थी वो ट्रेन के नीचे आ गई थी और उस औरत ने अपनी वहाँ पर जान दे दी थी। वही औरत थी जो कबीर से टकराई थी जब कबीर 14 साल के थे। लेकिन अगेन कबीर का ये मानना है कि कबीर अब तक शापित है, वो जो औरत की आत्मा है वो कबीर के साथ अभी तक चलती है। अब हम आते हैं उन एक्सपीरियंस की तरफ जो कबीर ने बताया कि जब ये 6 महीने के लिए वहाँ पर काम कर रहे थे तो इनके साथ क्या क्या हुआ। कबीर ने जब अपने होश संभाले तो उनके सामने ये क्वेश्चन उनके पापा ने रखा कि आगे जाके आप क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने एविएशन की ज़िंदगी चुनी। उनको ये लगा कि यार मैं एयरपोर्ट पे काम करूँगा, मुझे बहुत पसंद है एयरलाइंस, इधर उधर एयरप्लेन जाते हैं मैं देखता हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले एविएशन ज्वाइन किया, एक एकेडमी ज्वाइन करी, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली और दिल्ली से इन्होंने ट्रेनिंग की थी। वहाँ पर फिर इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर काम किया, लेकिन उसके बाद ये फिर अलग अलग एयरपोर्ट पर पहुँचने लगे और फिर ये पहुँच गए नॉर्थ गोवा के उस ऐसे एयरपोर्ट पर जो इनके लिए मौत बराबर था। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, ये सारी चीज़ें तो मैंने सुनी ही हुई थी, लेकिन इन सब चीज़ों पे मैं थोड़ा सा भरोसा कम कर रहा था क्योंकि इतनी चकाचौंध वाली जगह पर ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती है। तो इन्होंने बताया जब मैं उस एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मैं एक न्यूबी था उनके लिए, मतलब एक नया इंसान था, तो उन्होंने मुझे नाइट शिफ्ट दे दी। अब 2022 में वो जो एयरपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था और वहाँ पर नाइट जो फ़्लाइट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब ना बराबर थी। एक फ़्लाइट स्टार्ट हुई थी जिसे पायलट्स ने मना करवा दिया कि हम इस फ़्लाइट को नहीं उड़ाएंगे और यहाँ से फ़्लाइट्स रात की नहीं जाएंगी। जब पायलट्स से बात करनी शुरू की वहाँ की जो अथॉरिटी थी, तो पायलट्स ने बताया कि जब हम रनवे के पास से अपना प्लेन उड़ाते हैं तो उन्होंने बताया कि कितनी बार ऐसा हुआ है जब हम फ़्लाइट को टेक ऑफ करवाते हैं, रनवे पे से निकालते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई औरत प्लेन के बगल में भाग रही है, उसने साड़ी पहनी हुई है और वो प्लेन से ज़्यादा स्पीड में भागती दिखती है। अब इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने बताया कि रात की बात है अक्षय भाई, मुझे सर्वेलेंस पर रहना पड़ता था और मैं नाइट शिफ्ट में था, तो मेरी शिफ्ट जो थी वो रात के 11 से लेकर सुबह 7 बजे रहती थी। अब जिस एयरलाइंस के साथ ये काम किया करते थे, इन्हें क्या करना पड़ता था, इन्हें एयरक्राफ्ट चेक करना पड़ता था, ये देखना पड़ता था कि सारी चीज़ें ठीक से चल रही हैं नहीं चल रही हैं, प्लेन अपने टाइम से खड़े हैं नहीं खड़े, सफाई हो चुकी है नहीं हो चुकी। तो इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, ये रात का एक मेरा एक्सपीरियंस है जहाँ पर मैं अपने एयरलाइंस वाले प्लेन में गया और पूरा अंधेरा था, लेकिन जब मैंने लाइट मारी तो उस प्लेन में कोई भी नहीं था। अचानक से फिर दोबारा जब मैं चेक करता हूँ, बिल्कुल आखिरी में मैं देखता हूँ एक परछाई वहाँ से चलती हुई आई मेरी तरफ। ये वहाँ से 9-11 हो गए। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मैंने किसी से भी ना ये चीज़ शेयर नहीं की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो रेलवे ट्रैक वाला हादसा है वहाँ से वो औरत मेरे पीछे आ गई है और मैं उसी की वजह से डरता हूँ। लेकिन फिर इनकी टीम में ऐसे ऐसे हादसे हुए, जब इनको पता चला तो इन्हें कंफर्म हो गया कि वो जो एयरपोर्ट है वो सही में हॉन्टेड है। एक रात का इन्होंने हादसा बताया कि अक्षय भाई, मैं ना बाहर साफ़ सफाई चेक करने गया था, मैं ग्राउंड स्टाफ में काम करता था और अलग अलग जगह पर मैं विज़िट करता था ये देखने के लिए कि हमारे एयरलाइंस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। तो 4-5 लोग थे, सब अपने काम में लगे हुए थे। एक इनका दोस्त था जो नाइट शिफ्ट के टाइम पर कैबिन में सो गया। जब कबीर एयरपोर्ट पे घूमते घूमते वापस आते हैं और अपने दोस्त को मिलते हैं, वो जो दोस्त अभी तक सो रहा था वो सीधा कैबिन से भाग के निकला बाहर और कबीर को बोलने लगा कि तूने मुझे क्यों मारा। कबीर बोलते कि यार तू ना कैमरे चेक करवा सकता है, मैं अपनी ड्यूटी पे था, मैं तो तेरे पास आया भी नहीं हूँ, अभी तो मैं आने वाला था, उससे पहले तू मेरे पास आ गया। तो वो जो दोस्त थे वो बताते कि मेरे गाल पे ज़ोर से किसी ने चाटा मारा। ये सुनने के बाद अब दोस्त भी कंफर्म हो चुके थे कि इस एयरपोर्ट पे कोई ना कोई तो मनुष्यत है जो वहाँ पर घूमती रहती है। अब इसके बाद एक और दर्दनाक चीज़ और खौफनाक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कहते हैं कि एयरपोर्ट का जो रनवे होता है लंबे टाइम तक उसकी सर्विस नहीं होती, लेकिन इस एयरपोर्ट की एक खासियत है। इस एयरपोर्ट को वेडनेसडे दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद कर दिया जाता है क्योंकि इसका जो रनवे है कहते हैं वो अपने आप धंस जाता है।
मतलब वहाँ से फ़्लाइट निकल ही नहीं सकती। और उसका रीज़न क्या है, जब कबीर ने पता करना शुरू करा कि यार क्यों बार बार हर हफ्ते वेडनेसडे को 1 से 3 के बीच में इस एयरपोर्ट के रनवे की सर्विसेज होती हैं, तो पता चला रनवे अपने आप धंस जाता है क्योंकि नीचे शमशान बना हुआ है। शमशान के अंदर जो चीज़ें हैं वो अपने आप रनवे को खींच लेती हैं। तो हर वीक रनवे की मेंटेनेंस और सर्विसेज होती है, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लगता है। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं उस एयरपोर्ट पे काम कर रहा था तो मुझे एक लड़की टकराई जिससे मुझे प्यार हो गया, और फिर मैंने अपने घर पे बात चलाई और ये बात आगे बढ़ी जहाँ पर हमने शादी की बातें करी, और 23-24 साल में आके मेरी शादी हो गई। उस लड़की के साथ मैं रहने लगा। मैं उसी एयरपोर्ट पे काम कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत ने बुरा लिखना हो तो वो इस तरीके से लिखा जाता है कि ज़िंदगी बिल्कुल बुरी हो जाती है। इन्होंने बताया कि मेरी जो वाइफ है वो भी एयरपोर्ट पे काम करती है, उसने भी इन सब चीज़ों के बारे में सुना है, लेकिन उसकी डे शिफ्ट थी। तो जब मैं घर पे आता था तो पता नहीं हमारा घर हॉन्टेड था या फिर वो जो शापित औरत शुरू से मेरे पीछे लगी हुई है वो है, कि जब मैं घर पे आता था मेरी वाइफ चली जाती थी और मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। ऐसा होता था कि मैं दिन में आता था तो मैं जल्दी से सोना प्रेफर नहीं करता था, मैं गेम खेलता था, थोड़ा टहलता था। हमने एक घर ले रखा था, वो घर काफ़ी अच्छा था, ऐसा हमें लगता था। दिन में जब मैं टहला करता था, गेम वेम खेला करता था, सोने से पहले हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आगे पीछे उस घर में भी कोई है, कोई घूरता है, कोई आवाज़ लगाता है, और वो आवाज़ इस तरीके से आती है कि हे कबीर, आई एम हेयर। मतलब अंग्रेजी में कोई कबीर की आवाज़ में ही उसे पुकारता है। कबीर बहुत ज़्यादा डरे डरे रहने लगे। उन्हें लगा कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर इन्हें पता चला कि इनकी वाइफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक रात ये सो रहे थे और इनकी जो वाइफ इनके बगल में सो रही थी, वो अचानक से इनका हाथ दबाती है और चिल्ला के उठती है, और वो बोलती है कि मैंने अभी देखा यहाँ पर कोई था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कोई है। इन्होंने इस चीज़ को सुना, समझा और अपनी वाइफ को समझाया कि मेरे साथ ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। मुझे लगा कि वो जो शराब मेरे साथ बंधा हुआ है वो चलता आ रहा है, लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये घर जो है ये हॉन्टेड है। इन्होंने उस घर को छोड़ दिया, इन्होंने उस एयरपोर्ट से भी नौकरी छोड़ दी, इनकी वाइफ ने भी उस एयरपोर्ट से नौकरी छोड़ दी। अभी हालांकि इनकी वाइफ काम कर रही है और ये कुछ चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नई जॉब और अपने जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, ये जो एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है मैं चाह के भी इन्हें भुला नहीं सकता। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं बस सोता हूँ और जब मैं जगता हूँ तो मैं एक पैनिक अटैक के साथ जगता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी छाती पे कोई आके बैठ गया और बुरी तरीके से मेरा गला दबाया जा रहा है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, और ये अभी भी ये मानते हैं कि मोंगल रेलवे ट्रैक्स, जो हॉन्टेड रेलवे ट्रैक्स हैं, वहाँ पर से जो आत्मा आई है वो अभी तक इनके साथ चलती आई है। आखिरी में इन्होंने खुद से मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन ये बताया कि भाई, किसी इंसान को अगर कहीं पे नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए ना, तो उससे पहले उसका इतिहास पता करना चाहिए। इनके साथ हमेशा ऐसा हुआ कि इन्होंने पहले कर दिया, बाद में इतिहास पता चल रहा है। लेकिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इन वीडियोस का मजाक उड़ाते हैं, रियल इंसिडेंट का मजाक उड़ाते हैं, वो उन लोगों की हालत नहीं समझ पाते जो इन सारी चीज़ों के बीच में से जूझ कर अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे मजाक उड़ाने वाले बंदों से मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि एक बार ज़रा लाइट ऑफ करके देखेगा और सोचेगा कि वो जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट से अगर कोई आत्मा आपके पास आ जाए या फिर हॉन्टेड रेलवे ट्रैक के पास से वो औरत आपके पास आ जाए तो आपका क्या हाल होगा। आप पूरी रात सो नहीं पाएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि जब हम बात करते हैं ऐसी लोकेशन के बारे में, जैसे गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड बीपीओ और अलग अलग ऑफिस रहे हैं, दिल्ली में भी ऐसे ऑफिस हैं, बहुत सारे ऐसे मॉल्स हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है। कुछ लोग उस पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। खैर, मैंने कबीर की ये पूरी दास्तां सुनी जहाँ पर उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई। इसके बाद जब मैं आर्टिकल्स के बारे में बात करता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं हॉन्टेड है, कुछ लोग बोलते हैं हॉन्टेड नहीं है। लेकिन एक इंसान अपने बारे में ऐसी चीज़ें क्यों बोलेगा, अपने एक्सपीरियंस ऐसे क्यों बताएगा जहाँ से उसको लोग पागल समझना शुरू कर दे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो कबीर हैं वो सारी चीज़ें सही बता रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि अक्षय भाई प्लीज़ आप कभी गोवा जाओ ना, नॉर्थ गोवा, तो संभल के जाना, क्योंकि वो एयरपोर्ट सही में एक ऐसा एयरपोर्ट है जो बलि लेना पसंद करता है, क्योंकि वो शमशानी एयरपोर्ट है, वो शमशान के ऊपर बना है। और आज भी कितनी ऐसी बॉडीज़ हैं नीचे स्केलेटन के तौर पे जो पड़ी हुई हैं। इसके बाद जो नए व्यूअर्स आते हैं उनसे मेरी क्या रिक्वेस्ट होती है कि भाई जब आ ही गए हो, वीडियो को देख ही लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रियल एक्सपीरियंस लाने जहाँ पर एक इंसान अपने बारे में बता रहे हैं, फिर हम रिकॉर्डिंग लगाते हैं, उसके कॉमेंट करवाते हैं, कॉमेंट को पिन करते हैं ताकि आप लोग उससे बातचीत कर पाएँ। बस मोटिवेशन के लिए इतना चाहते हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और इसके बाद हमारा जो दूसरा चैनल है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, वो मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि उस चैनल पर लोग आते हैं, अपनी आप बीती बताते हैं,
उसकी यूएसपी है कि हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी आते हैं। ये सब्सक्राइबर्स वो हैं जो आप वीडियो देख रहे हो, मतलब आप में से ही कुछ लोग आते हैं जो हमारे दूसरे चैनल पे आके बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या बीती हुई। उस चैनल पर ऐसे लोग आ रहे हैं जो बता रहे कि हमारे घर में हमने पिताजी को खो दिया, माता जी को खो दिया, ताऊ ताई को खो दिया, चाचा चाची को खो दिया, क्योंकि किसी ने किया था या हमसे ही कोई गलती रही। उस चैनल को जाके भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, क्योंकि ऐसी आप बीती बताने वाले लोग बहुत कम हैं जो कैमरे पे आके बताते हैं। कभी आपको लगता है कि यार आपके साथ भी कोई हादसा हुआ है और आप कैमरे पे आके बताना चाहते हैं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आपको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना है और मेंशन कर देना है कि भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। एक बार टीम रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, दिल्ली में हमारा सेंटर है, हम कैमरे के सामने बैठेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि लोगों के लिए हम कुछ ऐसी बातचीत लेके आए जो उनके लिए अवेयरनेस बने, किसी की गलती किसी की सीख। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। बस इतना ही कहूँगा। अब हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे भी हमें जितना ज़्यादा हो सके प्यार दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके स्पॉटिफाई पे भी हमें सुनिए, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आपको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, घर में एकता बनाए रखिए, माँ बाप को प्यार दीजिए, दादा दादी नाना नानी जिन्होंने बचपन में आपके लिए बहुत किया है, अब आपकी बारी है, आप उनके लिए कुछ करें। बस पीछे मुड़ के ये मत पूछेगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, क्योंकि उन्होंने अपना पेट काट के आपको इतना बड़ा बनाया है, आपकी परवरिश की है, तो उस परवरिश को सही साबित कीजिए, किसी के साथ धोखा मत कीजिए, कोई ऐसे अपने चाल चरण मत रखिए कि आपके ऊपर उंगली उठ जाए। और आखिरी मैं यही कहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके बाहर का लेना अवॉइड कीजिए, पड़ोसियों से थोड़ी दूरी बरतिए, जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियोस को देखिए, उनको शेयर कीजिए। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तो ऐसा कहते हैं कि वो पेट प्रोटेक्ट कर रहा है उन पूरे एरिया को। वो मुझे बता रहा है कि भाई तूने मेरे को झापड़ क्यों मारा। मैंने कहा अरे भाई मैं एयरक्राफ्ट के पास गया था, मैं कैसे झापड़ मार सकता हूँ तुझे। मैं आज तक नहीं सो सकता अकेले अगर मैं अकेले हूँ घर में, मैं नहीं सो सकता। मेरे बेडरूम में से कोई चिल्ला रहा है, अरे मैं तो यहाँ हूँ, आई एम हियर। इंग्लिश में, हिंदी में भी नहीं, इंग्लिश में, आई एम हियर कबीर। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा सोते सोते हाथ पकड़ लिया कि कोई है यहाँ पे, कोई है इस रूम में, कोई है, मुझे दिख रहा है, अंधेरा है, मुझे कोई दिख रहा है।